particles. If we look for the motion of particle in a liquid, then this particle moves continuously when high speed in a random manner throughout the field. अगर हम किसी पार्टिकल का मोशन देखें लिक्विड में, तो हमें पता चलता है वो जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली मतलब तेज गति से रैंडम मोशन करते रहते हैं अपने फील्ड में. इस रैंडम मोशन को हम जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं. द जिगजैग मोशन of any particle in any system is called Brownian motion. और इस zigzag motion को हम Brownian motion बोलते हैं, जो बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में डिस्क्राइब किया था. This type of motion occurs due to continuous collision of particles. ये जो मोशन होता है वो लगातार पार्टिकल के टकराने से पाया जाता है. In statical system, this occurs only in the state of non-equilibrium due to the fluctuation force and the continuously collision of particle. In मतलब statical system में ये जो घनत्व बल के लगातार उतार चढ़ाव और पार्टिकल के टकराने से ही ये सारे जो पार्टिकल होते हैं वो असंतुलन की अवस्था में रहते हैं. फर्स्ट ब्राउनियन मोशन डिस्क्राइब बाय बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. ये जो ब्राउनियन मोशन था वो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने देखा. उन्होंने देखा हु सी द रैंडम मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन अ लिक्विड. उन्होंने पार्टिकलों को मतलब डस्ट वाले पार्टिकलों को अगर देखा, जैसे हम देखते हैं शीशे में से कोई भी धूल के कण जो होते हैं वो एक रैंडम वॉक करते रहते हैं, मतलब उनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती कि वो किस दिशा में मूव कर रहे हैं. तो इसी को ही हमने zigzag मोशन बोला. आफ्टर दिस अल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूजन कांस्टेंट डी एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज. उसके कुछ समय बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेशन डिस्क्राइब करा माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट डी और एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बीच, जो कि उन्होंने एक फॉर्मूला डिड्यूस करा, D = RT अपॉन N 6 pi eta A. इसको हम और मॉडिफाई करते हैं, मतलब R/NA वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं D = KBT अपॉन 6 pi eta A, जहाँ R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है और N है हमारा एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.06 × 10⁻23 पर मोल, और T टेम्परेचर है और ईटा विस्कोसिटी है ऑफ लिक्विड. हाँ, और A जो है हमारा वो रेडियस ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल है. In any non-equilibrium system, due to density fluctuation, every particle try to come in its equilibrium state at a time. अगर असंतुलन की अवस्था में एक टाइम ऐसा आता है कि जो पार्टिकल होगा वो अपनी संतुलन की स्थिति में आने की कोशिश करता है. और we can divide this course into two parts. फर्स्ट है फ्लक्चुएशनल फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल विद द एटम्स ऑफ सिस्टम, एंड हम जिसको हम डिफाइन करेंगे माइनस गामा VT, जहाँ गामा VT है फ्लक्चुएशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6 pi eta A, और VT है वेलोसिटी ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल. सेकंड टाइप है फोर्स ड्यू टू डेंसिटी फ्लक्चुएशन इन द लिक्विड एंड गिवन अ वेरिएबल xi t, जिसे हम बोल सकते हैं स्कोस्टिक वेरिएबल. और जिसके बाद एक इक्वेशन आती है m dVt अपॉन dt इक्वल टू माइनस VT प्लस गामा t, जिसको मॉडिफाई करने के बाद हम मतलब m को अपॉन में लेके तो dVt अपॉन dt इक्वल टू माइनस गामा VT प्लस 1 अपॉन m xi t, जिस इक्वेशन को बोलते हैं लैग्रेंज इक्वेशन. इतना ही है सर. अच्छा, ये बताओ, ये जो डस्ट के पार्टिकल आते हैं इसमें रूम के अंदर किसी खिड़की से होकर, तो जो शेप बनती है इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्या सर? डस्ट पार्टिकल आते हैं तो ये क्या बनती है? में से धूप आती है, धूप आने के बाद पार्टिकल्स में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है, जो हम डस्ट पार्टिकल जब दिखाई देते हैं हमको, कहीं पर पूरे रूम में हम डस्ट पार्टिकल नहीं देख पाते, लेकिन कहीं कहीं
हम वो डस्ट पार्टिकल देख पाते हैं, तो वो किस कारण से हम वो डस्ट जी पार्टिकल देख पाते हैं? क्या होती है विस्कोसिटी? व्हाट इज सर मैं विस्कोसिटी? बताऊं विस्कोसिटी। यस यस। सर विस्कोसिटी में ये होता है जब हमारे फ्लूइड हो या फिर गैस हो, उसमें जो पार्टिकल्स एक दूसरे को जब वो एक दूसरे को रब करते हैं तो वो एक दूसरे के मोशन को रोकते हैं। तो जहाँ पे जो ये एन ईटा इन्होंने भी स्लाइड में बताया था, वो विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो जो एक दूसरे की मोशंस का जो ये अपोज करते हैं, उसकी वजह से जो ये जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं लेयर्स में। उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए? सर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उसमें टू सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, जबकि इसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं। सरफेस में भी तो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं। सर उसमें एरिया ज्यादा होता है, इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत टिनी साइज के होते हैं, बट वो नंबर ज्यादा होते हैं, बट उसमें सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है फ्रिक्शन में, और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है इसकी रिगार्डिंग। हाँ सर, ये पहली स्लाइड है मेरा टॉपिक है सर फोकर प्लांक इक्वेशन। तो हम फोकर प्लांक इक्वेशन में ब्राउनियन मोशन है उसको हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ब्राउनियन मोशन है। तो ब्राउनियन मोशन ये है व्हेन ए वेरी स्मॉल पार्टिकल इमर्ज्ड इन ए लिक्विड एक्सिबिट्स ए रैंडम टाइप ऑफ मोशन। जब तो ये वाले मोशन है, ये हमारे क्या होते हैं, ब्राउनियन मोशन होते हैं। ये हमारा मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है? जब प्रेशर जो है वो पार्टिकल पर पड़ता है तो वहां से थर्मल फ्लक्चुएशन होते हैं, तो इस कारण ये हमारा ब्राउनियन मोशन प्रोड्यूस होता है। तो फोकर प्लांक इक्वेशन में सर इन फोकर प्लांक इक्वेशन में हम क्या एनालाइज in our analysis of Brownian motion we have considered the behavior of a dynamic variable such as the position rt or the velocity vt of a Brownian particle। सर फोकल प्लांक इक्वेशन में हम जो ब्राउनियन मोशन है उसके जो डायनेमिक में वेरिएबल हैं पार्टिकल के, जैसे पोजीशन आरटी और वेलोसिटी, उनके बारे में हम उनके बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं। तो इनका बिहेवियर मतलब अलग अलग, तो हम बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो सर इनका हम एवरेज बिहेवियर डिस्कस करते हैं। तो एवरेज बिहेवियर के लिए हम इन्हें एक एंसेम्बल के रूप में ले लेते हैं जो कि इमर्ज्ड होते हैं किसमें, आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। फिर इसमें यह है ए मोर जनरलाइज्ड वे ऑफ लुकिंग एट द मैनर in which the rate at which a given distribution of Brownian particle approach a state of thermal equilibrium। जब Brownian particle जो है, Brownian particle का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, तो सर ये वाली जो इक्वेशन है वो ही हमारी मास्टर इक्वेशन है, और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है मास्टर इक्वेशन का वो ये हमारा फोकर प्लांक इक्वेशन। इसको हम एग्जामिन करने के लिए क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का, हम मानते हैं कोई भी पार्टिकल है वो उसका एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा एक्स टी, और किसी भी टाइम पर एक पार्टिकल जो है एफ एक्स जो प्रोबेबिलिटी होगी उस पार्टिकल की एफ एक्स कॉमा टी डी एक्स होगी, और डिस्प्लेसमेंट, और ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट x और x प्लस डी एक्स के बीच में होगी। जब ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है एफ एक्स है तो ये नॉर्मलाइज कंडीशन को जो है हमारा सेटिस्फाई करेगा फंक्शन। तो ये हमारी इसमें नॉर्मलाइज कंडीशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स बराबर 1, ये हमारा जो है हमारी मास्टर इक्वेशन को नॉर्मलाइज करेगा ये फंक्शन। तो फिर हमारी जो मास्टर इक्वेशन है हम इस तरह से लिखते हैं, डेवर एफ एक्स कॉमा टी अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ब्रैकेट माइनस एफ एक्स कॉमा टी डब्ल्यू एक्स एक्स कॉमा डैश प्लस एफ डैश एक्स डैश कॉमा टी डब्ल्यू एक्स डैश कॉमा एक्स डी एक्स डैश, जहाँ पर जो है डब्ल्यू एक्स एक्स डैश डी एक्स क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है शॉर्ट इंटरवल टाइम dt।
जो dt टाइम है हमारा, ये जो है वो w हमारा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। इसमें दो पार्ट हैं इस इंटीग्रल का। जो फर्स्ट पार्टिकल है जो इंटीग्रल का, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है x टू x डैश, और नेट मतलब लॉस जो होगा फंक्शन में वो होगा f(x, t). और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो गेन दिखाएगा जो क्या है, x से x डैश के लिए है। और जब हम ब्राउनियन मोशन का मतलब जब हम इसे स्टडी करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि जो इसमें ट्रांजिशन होता है वो नाइबर पार्टिकल्स के बीच में, मतलब क्लोजली नाइबर पार्टिकल्स हैं उनके बीच होता है, क्लोजली नाइबर स्टेट्स जो हैं x और x डैश उनके बीच होता है ट्रांजिशन। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है w(x, x डैश) वो शार्पली पीक होएगा कहाँ पे, जब x डैश जो हमारा x के बराबर होगा, तो ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, मतलब पीक्ड होगा। और जब जैसे जैसे ये गिरेगा तो ये मतलब 0 की तरफ रैपिडली गिरता चली जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे फंक्शन को, w(x, x डैश) बराबर w(x, ये पता ना साई है कोमा w(x डैश, x), और ये इस तरह से हमारी इक्वेशन लिख जाएगी। अब हम यहाँ पर एक मार्कोविन सिचुएशन को एज्यूम करते हैं, जहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो केवल x की पोजीशन को डिपेंड करेगी, मतलब x की करंट पोजीशन को डिपेंड करेगी, वो x की पास्ट पोजीशन है क्या है या फ्यूचर में क्या होने वाली है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटी सिर्फ x की प्रेजेंट पोजीशन पर ही डिपेंड करेगी। अब हम इस इक्वेशन को आगे इस तरह से लिख सकते हैं, w(x, psi and x dash, minus psi have sharp peaks around the value of psi बराबर and phi and fall rapidly to 0 elsewhere. This enable us to expand the right side of 2 as a Taylor series around the zeta is equal to 0. zeta की वैल्यू 0 है, और जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसके दो इंटीग्रल थे उसे हम टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारी ये निकल के आती है डेवर f(x, t) अपॉन del t is equal to minus डेवर अपॉन डेवर x mu1 x f(x, t) plus half day2 square अपॉन day x square mu2 x f(x, t). ये हमारी इक्वेशन आ गई 5, जहां पर हमारा mu1 x जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी जो है हमारी w उसका फंक्शन है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, और mu2 है वो हमारा दूसरा फंक्शन है। और यही वाली जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, इसे ही हम फोकल प्लांक इक्वेशन कहते हैं। सर हो गई खत्म। ओके तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है भाई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी del f अपॉन del t, जी सर, इसमें w क्या रिप्रेजेंट करता है? सर w जो है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किस सिस्टम की? सर ये हमारा f(x, t) जो हमने फंक्शन लिया है x डायरेक्शन में, जो x मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल है del t, उसमें ये हमारी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पार्टिकल के मोशन की या पोजीशन की? सर मोशन की, पोजीशन की या मोशन? x तो पोजीशन है सर, हाँ x पोजीशन है सर। पोजीशन फिर हमारी del t सर t के साथ चेंज भी हो रही है सर पोजीशन, यानी कि एक वेरिएबल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जी ठीक है, ओके नेक्स्ट कौन है? किसी और को पूछना है? कोई भी अदर स्टूडेंट्स अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो मनीष से? ठीक है, नेक्स्ट। Theory of Brownian motion. ब्राउनियन लैंगजुइन से पहले आइंस्टीन ने भी इसकी थ्योरी दी थी कि उसमें जो
किसी समय पे ज्यादा, जहाँ पे पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जहाँ पे मतलब हाई प्रेशर होता है, वो वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसके बाद फिर इन्होंने लैंजविन ने थ्योरी दी। इसमें क्या था कि कोई पार्टिकल है, वो उसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक तो पहला विस्कस फोर्स, जिसमें कि जो विस्कोसिटी है वो हमारे उसके अपोज होती है वेलोसिटी के, और इसे हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम से F = 6 पाई ईटा RV, जहाँ पे कि जो ईटा है वो मीडियम, जहाँ पे पार्टिकल है जिस मीडियम में उसकी विस्कोसिटी है, और R रेडियस है, और V वेलोसिटी। यहाँ पे यहाँ पे जो 6 पाई ईटा R है उसको माइनस k डेक्स, जो कि नेगेटिव साइन में है, तो उसको इससे शो करा है, और जो x डॉट है वो वेलोसिटी को शो करता है। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग फोर्स। ये जो फोर्स होता है, ये जो पार्टिकल के सराउंडिंग में जितने भी सराउंडिंग रीजन जो होता है उसके कारण जो जनरेट होता है, ये फ्लक्चुएटिंग फोर्स वो होता है। तो इसमें जो नेट फोर्स होएगा, वो टोटल जो फोर्स होएगा वो F विस्कस प्लस F फ्लक्चुएटिंग फोर्स। F विस्कस हमने लास्ट इक्वेशन 1 में देखा था, माइनस k डैश x डॉट, और फ्लक्चुएटिंग फोर्स प्लस x। न्यूटन्स लॉ के न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि F = ma, m into मास और एक्सीलरेशन। फिर यहाँ पे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में ये रखेंगे, पुट करेंगे, तो माइनस k डॉट x प्लस x, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम x² का जब डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा। इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसके बाद ये आएगा, जिसको हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। फिर इक्वेशन 5 से जो इक्वेशन 4 है उसमें ये पुट करेंगे, m हाफ d²/dt² x² माइनस dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k डैश x डॉट प्लस कैपिटल X इंटू x। फिर इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, m क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके लिए नहीं, जो चेंज होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू ली जाएगी। तो x बार जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए, और x डॉट जो कि वेलोसिटी है उसके लिए। हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से ये जानते हैं कि जो हाफ m x डॉट स्क्वायर होता है वो हाफ kt के इक्वल होता है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x डॉट का मतलब dx/dt ही होता है। इसके बाद जो F है वो completely, since force F varies completely in irregular manner, then due to average value we take x bar into small x bar is equal to 0। ये इसलिए इक्वल टू 0 होगा क्योंकि जैसे कि किसी समय पे जो फ्लक्चुएटिंग फोर्स है उसकी वैल्यू एक साइकिल में कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। ऐसे ही स्मॉल x की वैल्यू अगर हम 4 साइकिल में देखें तो 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, तो इस तरह से एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। इक्वेशन 8 से यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। उसके बाद इसको du/dt प्लस k डैश u इक्वल टू kt, यहाँ पे u को ये dx/2/dx मान लिया है, जिससे कि ये वाली वैल्यू आएगी। फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन 9 आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये उसका फॉर्म हो गया dy/dx प्लस py इक्वल q। और जब इसका जो हम दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन इज e k डैश t by m, क्योंकि जब उसमें निकालते हैं तो वो e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। यहाँ पे p की वैल्यू k डैश by m है, और dt करेंगे तो t आ जाएगा। इसके बाद फिर दोनों और
ई की पावर के डैश बाई टी, के डैश इंटू टी बाई एम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये वाली इक्वेशन आएगी डी बाई डी टी यू ई की पावर के डैश बाई एम टी इक्वल टू 2kt बाई एम ई की पावर के डैश बाई टी इंटू एम बाई एम। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर ये डी बाई डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का साइन हट के यू ई की पावर के डैश बाई के डैश इंटू एम टी 2kt बाई एम ई की पावर के डैश बाई एम टी बाई के डैश इंटू एम प्लस ए जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर अगर t बहुत स्मॉल है तो m बहुत ही स्मॉल होगा और जो e की पावर माइनस k बाई एम टी है वो और भी स्मॉल होगा। तो इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे dx बार स्क्वायर ओवर dt 2kt अपॉन k डैश। यहाँ पे जो k है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो इसको k भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है डेल स्क्वायर या फिर x बार स्क्वायर, ये आ जाएगा 2kbt ओवर 6 पाई ईटा आरवी, जो की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन 1 में निकाली थी। 0 से टॉ इसलिए क्योंकि ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। एक मॉलिक्यूल जब एक कॉलिजन के बाद दूसरे कॉलिजन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस रिलैक्सेशन टाइम को टॉ कहते हैं। तो इसके बाद इसका dt का t हो जाएगा तो ये इधर लिख देंगे डेल स्क्वायर, ये आ जाएगा kb t टॉ ओवर 3 पाई ईटा आरवी। फिर इससे हमें ये मिलता है कि जो x बार स्क्वायर है, जो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है वो t के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल और विस्कोसिटी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है उसके और रेडियस के होगी। इसमें यही है कि इससे हमें मतलब लैंजविन जो ब्राउनिंग मोशन, इससे हम फिजिकल पैरामीटर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हमें समझने में इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर हो गया, बस यही है। अच्छा ये बताओ, माय टॉपिक इज फ्लक्चुएशन डिसिपेशन थ्योरम एक पावरफुल टूल है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो प्रेडिक्ट करता है किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, जिस सिस्टम में डिटेल्ड बैलेंस मतलब कि जिस सिस्टम इस तरीके से बिहेव करे जिसमें अपनी उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट हो। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जो सिस्टम इस तरीके से हो कि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए प्रोसीड करे, उसमें एक रिवर्स प्रोसेस में रहता है और अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। फ्लक्चुएशन जो थ्योरम थी ये दी थी हमारे हर्बर्ट कैलन ने। सर आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर। जो फ्लक्चुएशन डिसिपेशन थ्योरम है ये हमें बताती है दिस इज अ प्रोसेस दैट डिसिपेट्स एनर्जी टर्न इट इनटू हीट। इसके काफी सारे एग्जांपल्स है। डिसिपेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बट उसमें जो अमाउंट होता है डिसिपेशन में, जो जैसे कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में क्या होता है कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, बट उसमें जो अमाउंट होता है, हम सोचे कि जितनी हमारी एनर्जी थी वो सेम अमाउंट में वर्क करेगी, वो नहीं हो पाता। तो दिस इज कॉल्ड डिसिपेशन। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा ड्रैग एंड ब्राउनियन मोशन जो कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ड्रैग एंड ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस ड्रैग, जो एक मतलब कि इसमें जब वो ड्रैग महसूस करते हैं, एयर रेजिस्टेंस और फ्लूइड रेजिस्टेंस, ड्रैग रेजिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी टर्न इट इनटू हीट। तो ये डिसिपेशन का ये एक फॉर्म है जिसमें फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल करता रहता है, वो एक पॉइंट पे मतलब कि वो चेंज होता रहता है। सेम अदर एग्जांपल है हमारा, जैसे कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में लें तो हमारे ये जो रेजिस्टेंस होता है ये भी हमारा इस तरीके से चेंज होता है, जिसमें एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो भी टर्न इनटू हीट में होती है, तो वो भी सेम अमाउंट, उसमें भी डिसिपेशन होता है। इस तरीके से अदर भी एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइट एब्जॉर्प्शन, थर्मल रेडिएशन, ये सी के फ्लक्चुएशन ऑफ डिसिपेशन के ही एग्जांपल्स हैं।
प्लान सर मेरा टॉपिक इक्वेशन, ये फोकल प्लान्स ने फ्लैक्चुइंग फोर्स के कारण, मतलब इसमें जो किसी भी पार्टिकल के जो मोशन में जो चेंज होता है उसको एक इक्वेशन के थ्रू उसने फोकल प्लान्ट ने एक्सप्लेन किया, जिसे फोकल प्लान्ट की इक्वेशन कहते हैं। मतलब इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टीशन की मोशन और उसके डिफरेंशियल टाइम की मोशन, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसी को फोकल प्लान्ट ने मतलब डिस्क्राइब किया। तो अब हम देखेंगे क्या होता है। तो सर मोशन ड्यू टू फोर्स स्टैटिक पार्ट function of the particle under the fluctuating force in grounding motion। सर इसमें लेट ए पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v, एक पार्टिकल मान रहे हैं जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है टाइम t, इसमें हैविंग प्रोबेबिलिटी जो है वो p v t है। जब तब प्रोबेबिलिटी जो है वो रेंज वेलोसिटी रेंज जो है v एंड v प्लस dv, मतलब उसके बीच में हम इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं, कैन बी रिटन है। तो इसे सर v0 t0 dv हो जाएगा, ये जहाँ पे वेहर v0 इज इनिशियल वेलोसिटी है, t0 इज इनिशियल टाइम है। तो लेट द पार्टिकल कलेक्शन विद द टाइम इंटरवल सच दैट, अब इसके बीच में एक इंटरवल मानेंगे s बराबर t माइनस t0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होएगी p v0 t0 dv बराबर p vs अपॉन v0 dv। से इक्वेशन 2 मान लेंगे, जो पहली वाली है उसे इक्वेशन 1। और इफ particle assume value between the velocity range v and v plus dv after a time s tending to 0, t बराबर t0, so that v बराबर v0, thus initially condition is given y और p vs अपॉन v0 बराबर डेल v माइनस v0। इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। और ये जो है वेहर डेल, हाँ ये जो है वेहर डेल v का फंक्शन है। अब we consider any time t1 with t0 less than t1 less than t at time t1 पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो प्रोबेबिलिटी बिकम p v1 t1 अपॉन v0 t0 d1। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होएगी वो इसमें जो रेंज लेंगे वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज गिवन y। तो ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा p vt अपॉन v0 t0 dv बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी p vt अपॉन v1 t1 dv और p1 v1 t1 अपॉन v0 dv1। इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब लेट करेंगे s बराबर t1 माइनस t0 एंड z बराबर t माइनस t1। तो s प्लस z बराबर हो जाएगा t माइनस t0। तो इसको करेंगे
इक्वेशन 4 में तो ये आ जाएगा पी वी एस प्लस टू अपॉन वी जीरो डी वी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव पी वी वो टो की जगह सॉरी जेड यूज किया इसमें, तो वी जेड अपॉन वी वन पी वी वन एस अपॉन वी जीरो डी वी वन। ये जो आया है ये उससे आया है, मतलब टाइम जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो पी वी कोमा टी, तो टाइम वेलोसिटी के इक्वल है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो टी वन माइनस टी जीरो है, और इसमें जेड बराबर है टी माइनस टी वन, तो ये उससे आया है। तो दिस इज एन इंटीग्रल, इसे इक्वेशन 5 मान लेंगे। तो दिस इज एन इंटीग्रल इक्वेशन विच मस्ट बी सेटिस्फाई, मतलब ये इक्वेशन 5 जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है। तो अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे मतलब लेट करेंगे v वन बराबर v माइनस एप्सिलॉन। नाउ वी गेट, तो फिर आ जाएगा पी वी एस अपॉन वी जीरो प्लस डेल पी अपॉन डेल एस टो बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी वी टो वी जेड अपॉन वी माइनस एप्सिलॉन पी वी माइनस एप्सिलॉन कोमा एस अपॉन वी जीरो डीवी डी एप्सिलॉन। ये जो है डेल पी अपॉन डेल एस तो जो है ये हमने मतलब जोड़ लिया है, एडिशनल टर्म है ये प्रोडक्ट यू हेयर एडिशनल टर्म डेल पी अपॉन डेल एस टो गिव द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए। now equation 6 can be written as is a Taylor form में p v minus epsilon s upon v zero p v कोमा इक्वेशन 6 से करेंगे v कोमा z upon v minus epsilon बराबर सम n बराबर 0 टू इन्फिनेटिव माइनस एप्सिलॉन की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल डेल n अपॉन डेल b की पावर n, फिर b सॉरी p v कोमा इस सबको अच्छा ये बताओ, जो लास्ट में दो टर्म आए हैं फोकर प्लांक इक्वेशन में, ये तो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है? रहने दो अभी ऋषभ, एक मिनट जरा इसको स्क्रीन शेयर बंद कर देने दे अपनी, विद स्क्रीन शेयरिंग जी। अब अपना वीडियो अनेबल कर। और ऋषभ तुम भी करो अपना। ऋषभ हाँ सर। हाँ अब पूछो क्वेश्चन। तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो अनेबल कर। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो लास्ट में इक्वेशन में दो टर्म आए थे फोकर प्लांक इक्वेशन में, इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर ये जो है एक जगह इसमें हमने बीच में मतलब एम एन बराबर निकाला था, मतलब ये हमने मान लिया था एम एन बराबर। अच्छा तो फिर उसमें जब बाद में फिर हमने एन बराबर 1 और एन बराबर 2 लिखे थे, तो ये उसके हैं। मतलब किसी प्रकार का वेरिएशन शो करते हो, डेविएशन शो करते हो, नहीं ये तो हमने अपने पास से मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो किया। और किसी को पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट स्पीकर। माइक्रो कैनोनिकल ensemble and in a grand canonical ensemble if n and b and e fluctuation quite small, then this behave like a canonical micro canonical ensemble. Statistical fluctuations are fluctuations in quantities derived from many identical random processes. They are fundamental and avoidable. Statistical fluctuations are its quantities and phenomena such like a electron short noise in electronics.
अच्छे से टॉपिक तैयार करो नेक्स्ट कल जो अगली सेमिनार है उसमें, ताकि और अच्छे से प्रेजेंट कर सको। जो भी आपको बोलना है फ्लुएंट बोलना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। डिस्कस करेंगे ब्राउनिंग मोशन क्या होता है। गुड। मोशन 87 में ब्राउनिंग किसी कमरे में एक पार्टिकल बंद कमरे में एयर होती है और किसी जब खिड़की से जब वो आते हैं प्रकाश आता है तो उस टाइम जो डस्ट होते हैं वो कोलाइड करते हैं, इधर उधर रैंडम वे में मोशन करते हैं, उसको ब्राउनिंग मोशन कहते हैं। A very particle small in liquidity liquid exhibits a random type of motion. कुछ पार्टिकल जो या तो किसी गिलास में जब हम लेते हैं और नमक बोलते हैं तो कुछ कोलाइड करते हैं कण, तो उन्हीं कण जब तो वो मोशन करते हैं टेढ़ी मेढ़ी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से वो मूव करते हैं। इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन को ही मोशन कहते हैं। सर आप सुन रहे हैं ना क्या क्या होती हैं? ये हैव होते हैं, हैव टू डिटरमाइन एन गैद्रा नंबर। एवोगैद्रा नंबर में हेल्पफुल होते हैं ये। और सर the Brownian motion is a one dimension is a like a random walk. Brownian motion in one dimension is like a random walk along a line. At the end of period, at the end of each period period of time tau, the particle has either moved a distance or the particle has either moved a distance. कुछ पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं, जो पार्टिकल मूव करते हैं किसी पीरियड टाइम टॉ में, तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वो ए डिस्टेंस L equal to v tau, स्पीड और टाइम। ए रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल then the probability that during
plus n periods. The particle has made a positive. The particle has made a positive as positive and n minus s negative step. इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब कॉलाइड कण इधर उधर मोशन करते हैं तो उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होता है. डिस्प्लेसमेंट x s माना हमने, s माइनस n माइनस s डिस्टेंस l is equal to 2s minus n l is probability ps n factorial upon s factorial minus s factorial ps q ये पार्टिकल है. इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो फॉर्म है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है. The binomial distribution. And to reduce distribution, particle p 1 minus q के पार्टिकल हैं जिनकी वैल्यू हाफ एंड अगर किसी को ब्राउनिंग मोशन क्या होता है? हाँ, ब्राउनियन मोशन क्यों होता है? सर, जो ब्राउनियन मोशन होता है जब हम किसी अंधेरे कमरे में कुछ डस्ट पार्टिकल को देखते हैं, जब क्लियर होती है तो कुछ, जब हम उसकी खिड़की में से जब प्रकाश आता है तो कुछ डस्ट पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं. हाँ, तो वो मूव क्यों करते हैं? उन पे कौन फोर्स लगाता है? बंद कमरे में एयर स्प्रे होती है. और ये कारण होता है, ये फ्लूइड यानी कि गैस के कारण होता है. गैस हर जगह मौजूद होती है. तो जब पार्टिकल होते हैं वो आपस में कोलाइड भी करते हैं, जिसकी वजह से मोशन होती है. देखिए, कोई भी स्टैटिकल सिस्टम है उसकी एक मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है जिसमें वो अक्सर पाया जाता है. वो कुछ भी हो सकती है जिसमें उसे ज्यादातर हम देखते हैं, लेकिन अगर वो हटकर उस स्टेट से किसी और स्टेट में पाया जाए, यानी कि उसकी ये संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है, और इसी को हम स्टैटिकल फ्लक्चुएशन कहते हैं. जैसे कोई भी गैस वगैरह या कोई भी अदर सब्सटेंस है जो इस स्टेट से डेविएट करता उसे हम उसका स्टैटिकल फ्लक्चुएशन कहते हैं. और ये जो है ये फ्लक्चुएशन दो तरह के डिस्क्रीट स्टेप होते हैं इसके अंदर, एक टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट. जो स्टेप कोऑर्डिनेट होते हैं वो दो तरीके चेंज होते हैं. एक तो जिनमें उनकी पोजीशन चेंज होती है, और एक टाइम कोऑर्डिनेट जिसमें उनका टाइम वेरिएबल होता है, मतलब कि टाइम भी चेंज होता है. तो इसी का ये एक पार्ट है ब्राउनिंग मोशन.
तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्राउन मोशन की जो सबसे पहले जिसने इसे ऑब्जर्व किया था वो थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1827 में इसे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या देखा, जब कोई पॉलीग्रेन पार्टिकल को हम किसी फ्लूइड में वगैरह या उसमें वाटर में डालते हैं और उसको माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है, तो उसके अंदर जो है वो पार्टिकल मूव करता है। और वो जो मूव करता है वो किसी भी एक मतलब एक सही तरीके से नहीं करता, बस वो इधर उधर चलता ही रहता है। तो उन्होंने इस बात से एक निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है इनमें जीवन हो, यानी कि ये लाइफ हो। लेकिन उन्होंने फिर कुछ और मटेरियल लिए, जैसे सैंड वगैरह होता है, लेकिन उनमें भी यही चीज पाई गई कि वो एक रैंडम वे में ही रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब एक छोटा सा तो पहले मैं एक छोटी सी बात रैंडम वॉक के बारे में ही बता देता हूँ कि जो ये रैंडम वॉक होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम जो है किसी भी पार्टिकल का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब कि वो पार्टिकल कहाँ मूवमेंट करेगा या वो किस जगह पर किस टाइम पे पहुंचेगा, इसको हम जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे दें कि मान लो एक इस तरीके की कोई लाइन है और हम जो है 0 पर हैं। लेकिन हम अब एक बात कहते हैं कि एक सिक्का लें और उसमें हेड और टेल, अगर हेड आएगा तो राइट चलेंगे, लेफ्ट आएगा तो टेल चलेंगे। अब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि कब हेड आएगा और कब टेल आएगा, तो यानी कि हम इधर भी चल सकते हैं इधर भी, दोनों ही बातें हैं। तो हमारा जो ये बात है रैंडम वॉक के बारे में वो यही है कि इसका हमें ना तो पैटर्न मालूम कि हमें सिर्फ राइट वे में ही चलना है, या हमें ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में चलना। हो सकता है कि हेड आए हम राइट में भी चलेंगे, हो सकता है टेल आए, ये 50-50 चांस है इसका। तो ये जो पार्टिकल है ब्राउन मोशन करते हैं जो पार्टिकल, वो जो है इसी तरह से वो करते हैं, इसी तरह से मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। अब इस बात को पहले तो किसी ने माना नहीं इनकी, तो इस वजह से कई सालों तक ये ब्राउन मोशन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। ब्राउनियन मोशन है, इसका कारण क्या है? सर जब हम कोई भी जैसे उन्होंने पोलन ग्रेन का कोई वो लिया पार्टिकल, उसे जब डाला उसके अंदर, तो जो वाटर के पार्टिकल है ना वो उस चारों तरफ से ही वो करते हैं, टक्कर मारते हैं, जिस वजह से अब ये भी है कि अगर जैसे उनमें टकराव हो तो अगर बराबर वाटर के जो पार्टिकल है वो बराबर उस पर पॉइंट पर ही टक्कर मारे तो वो हिलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, पार्टिकल छोटे भी होते हैं और क्या बोले हो सकता है एक तरफ से भी मारते हो, उसमें टक्कर जो हो वो बिल्कुल बराबर तरीके से ना हो।
वो ऊपर ऊपर ज्यादा हो या ऊपर से ज्यादा 3 पार्टिकल मारते हो या नीचे से 4 पार्टिकल मारते हैं, इस तरीके से ये रैंडम वे में रैंडम मोशन करता है। तो